बोलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और सबको टू मच कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द हज डेपुटेशन कि अल्लाह ताला ने आपको वहाँ पे बुलाया है हाज़िरी के लिए, और जो यहाँ से हाजी जा रहे हैं उनकी खिदमत के लिए। और आपको तहे दिल से एक बार फिर मेरी मुबारकबाद, और अल्लाह ताला आपकी खिदमतों को कबूल फरमाएँ। और अब मैं कुछ वीडियो के ज़रिए कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं 2 बार वहाँ हज डेपुटेशन ड्यूटी पे गया था, तो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ किस तरह आपको प्रिपरेशन घर पे अब करनी है, और कैसे वहाँ काम होता है, कितना 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 काम होता है, कैसे काम होता है, और किस तरह आपको वहाँ रहना है। ये सब चीज़ मैं इंशाल्लाह तफसीर वाइज आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आप सबका डॉक्यूमेंटल जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार किए, डॉक्यूमेंटल आपका सारा काम हो गया होगा, रिलीविंग है, और इंशाल्लाह मंडे आप पासपोर्ट बना लेंगे, और पासपोर्ट बना के रिलीव होकर 9-10 तारीख को 11 तारीख को आप यहाँ इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। और पासपोर्ट आपको नदीम साहब के एड्रेस पे भेजना है। उसके अंदर आपके 2 फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड वाले होने चाहिए, और कोविड वैक्सीनेशन का दोनों डोज वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मेनिंगोकोकल इन्फ्लुएंजा वो वाला सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का, वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और आपकी डिग्री की फ़ोटोकॉपी, और आपकी डिप्लोमा डिग्री आपके पास है, डॉक्टर्स के पास डिग्री होगी, पैरामेडिक्स के पास डिप्लोमा होगा, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसकी एक फ़ोटोकॉपी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको स्पीड पोस्ट से या कोरियर से भी भेज सकते हैं, और जो नज़दीक हैं दिल्ली के वो आके बाई हैंड जमा भी करा सकते हैं जहाँ नदीम साहब बैठते हैं। और इंशाल्लाह 11 तारीख को आप जब ज्वाइन करें तो 9 to 6 का टाइम है ज्वाइन करने का। 6 बजे ऑफिस बंद हो जाता है नदीम साहब का, तो आप 6 बजे पहले आके इंशाल्लाह ज्वाइन करें। और उसके बाद आगे का शेड्यूल जो भी होगा, वहाँ पे आपके जो वहाँ ऑफिसर्स होंगे जो काम में लगे हैं, वो आपको इंशाल्लाह आगे बताएंगे कि आगे क्या करना है। 12 को आपको क्या रहेगा, 13-14 की ट्रेनिंग है, और 15 तारीख को इंशाल्लाह आपकी फ़्लाइट होएगी। तो अब मैं तफसील वाइज सारी चीज़ें बताता हूँ। अब आपको क्या तैयारी करनी है घर पे रह के, कि सबसे पहले आपको 15-15 किलो के 15 केजी एक बैग में, 15 केजी 2 बैग में, 30 किलो बैग सामान ले जा सकते हैं। और 15 किलो का बैग आप अपने कंधे पे ले जा सकते हैं, जिसे पिट्ठू बैग बोलते हैं। वो आप अपने साथ फ्लाइट में लेके बैठ सकते हैं। और 2 जो बड़े लगेज हैं, या एक बैग आप 30 किलो का जो बना रहे हैं, और या 2 बैग बना रहे हैं, दोनों वो कार्गो में जाएंगे, और वो वेट भी होगा वहाँ पे 2-3 किलो। अगर ज़्यादा भी होगा तो एयरपोर्ट पे आपको कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी, इंशाल्लाह वो निकाल देते हैं। अगर कुछ ज़्यादा होगा 10 किलो तो आपसे कुछ चार्ज करेंगे, उसके बाद आपका लगेज कार्गो के लिए चला जाएगा। अब आप तैयारी ये करेंगे, सबसे पहले आप एहराम ख़रीदें पहनने के लिए, और पतले कपड़े का एहराम ख़रीदें, कॉटन वाला पतले कपड़े का ख़रीदें, टॉवल वाला नहीं ख़रीदें। और उसके साथ इस तरह की एक बेल्ट ख़रीदें जो एहराम के कमर पे बांधने के लिए काम में आएगी। इस तरह का आप इसको बाइंड करना है। इसको बाइंड करने के बाद इसके अंदर आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, और आपके पास जो पैसे होंगे वो आप इसमें रख सकते हैं। और इस तरह इस बेल्ट को आपको कवर करना है टाइटली। तो आप सेफ्टी तरीके से आप एहराम के ऊपर इस तरह बांध सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बैग आप इस तरह का ख़रीदें जो जब आप एहराम उतार देंगे और अपनी होटल चले जाएंगे और ड्यूटी वगैरह करेंगे, या इंशाल्लाह बार बार आप तवाफ़ करने जाएंगे हरम में, तो इस तरह का एक बैग दीजिए। और इस बैग के अंदर आपके पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपके पैसे, ये रखने के काम में आएंगे। और इस तरह इसको हमेशा गले में वियर करके रखें। और अगर आप होटल से बाहर निकलते हैं, अपनी डिस्पेंसरी बाहर जाते हैं, तो 24 आवर्स आपके पास वीज़ा और पासपोर्ट इस बैग के अंदर होना चाहिए। और कुछ सामान अगर आप बाज़ार में गए हैं चलते हुए, आपको पसंद आ गया, तो आप इसको इसमें भी लेके अपने घर आ सकते हैं। तो ये बैग मस्ट है, ले लीजिएगा आप। इसके अंदर आपका पूरा सेफ्टी का सामान रहेगा। इसके अंदर आपके पासपोर्ट, वीज़ा 24, मतलब जब भी आप होटल से निकलें और जब भी आप बाज़ार में जाएं, मार्केट में जाएं, तो पासपोर्ट वीज़ा अपने पास रखें। क्योंकि सऊदी जो पुलिस है उसको सुरता बोलते हैं अरबी में। सुरता कहीं भी आपको पकड़ लेगा, आपका पासपोर्ट वीज़ा मांगेगा, नहीं होगा तो आपको अरेस्ट कर लेगा, और सबको ट्रबल होएगी। सीजी साहब को ट्रबल होएगी, वहाँ जो मेडिकल इंचार्ज है उनको ट्रबल होएगी, आपके जो डिस्पेंसरी इंचार्ज है उनको ट्रबल होएगी। तो आप इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दें।
अननेसेसरी। और एक बैग इस तरह का ले लें जिसमें आपके चप्पल रखने के काम में आएगी, और चप्पल इसमें रखें। जब तवाफ़ करने जाएं तो उसको ऐसे अपने कंधे पे लगा लें ताकि आपकी चप्पल सेफ्टी से आपके पास चप्पल रहेगी और आपकी चप्पल सेफ्टी से रहेगी। ये तीन सामान आपको अपने साथ लेने हैं। और दूसरी बात, अब तैयारी करनी है तो जितना भी लिक्विड आइटम है आपका, वो सारा आइटम आपके लगेज के अंदर जाएगा। जो बड़े बैग हैं जो कार्गो में जाते हैं उसके अंदर आपका लिक्विड आइटम जाएगा, जैसे तेल है, आपका शैम्पू है, और आपका घी है, और आपका सॉस वगैरह अगर आप यहाँ से ले जा रहे हैं तो वो जाएगा उसके अंदर। आपके सारे बर्तन यहाँ से उसी में जाएंगे। और जो हैंड बैग है आपका, जो आप लेके फ़्लाइट के अंदर साथ में बैठेंगे, और उसके अंदर केवल आपका पावर बैंक, आपका चार्जर और आपका लैपटॉप, आपका फ़ोन, ये सब आइटम आपके साथ जाएंगे। ये कार्गो में नहीं रखें भूल से भी। ये सामान अपने हैंड बैग में रखें जो आप कंधे पे लेके जाएंगे। पावर बैंक हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, चार्जर हो गया, और इस तरह का आइटम जितना भी है ये सब आप अपने लगेज में इसमें लेके जाएंगे, हैंड वाले बैग में। और लगेज के अंदर आपका सारा लिक्विड आइटम जाएगा। अब यहाँ से आप सामान, वहाँ एक्चुअली क्या है कि ज़्यादातर जो होटल से पाकिस्तान, मक्का और मदीना दोनों जगह ज़्यादातर होटल है पाकिस्तान, और केरला के होटल ज़्यादा हैं। तो जितने नॉर्थ इंडियन जितने डेपुटेस्ट जा रहे हैं वहाँ पे उनको खाने में दिक्कत आती है। वो खाना खाया नहीं जाता कंटिन्यू। आप 3 महीने होटल पे नहीं खा सकते, आप 5 दिन 10 दिन से ज़्यादा खाना नहीं खा सकते। तो मोस्टली आप अपने खाने का सामान सब इंडिया से ले जाएं। और अगर आप के पास पैसे हैं, रियाल में आप खर्च करना चाहते हैं तो वहाँ भी परचेज़ कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा वहाँ पे। तो आप यहीं से, बेहतर है कि आप यहीं से आटा ले लें, तेल ले लें, मिर्ची, धनिया, शक्कर, चाय की पत्ती, और ये कोई ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए बिस्किट्स है, नमकीन है, मठड़ी वगैरह जो भी है ड्राई, ये चीज़ें भी आप यहाँ से ले लें। और उसके बाद आटा ले जा सकते हैं आप साथ में रखें। और बर्तन में आप चाय पीते हैं तो चाय बनाने का एक बर्तन ले लें, एक भगोनी ले लें सब्ज़ी बनाने के लिए, छोटा एक कोई कुकर ले लें, आटा लगाने के परात ले लें, चावल वगैरह भी ले लें आप यहाँ से। अगर आप चावल खाते हैं, कोई रोटी खाता है तो आटा ले लें, और चाय पीने का एक गिलास ले लें आप अपना, और चम्मच ले लें, और क्या नाम है, चम्मच के बाद आप अपना फोर्क ले लें। और ये सामान जो मकसद सामान है, जो आपकी बेसिक चीज़ है जो खाना बनाने में काम में आती है। नाइफ़ है आपका, नाइफ़ भी कार्गो वाले उसमें ही जाएगा, बड़े वाले बैग में जाएगा नाइफ़ जो है आपका। और आपका तेल भी उसी में जाएगा, तेल ले लें आप यहाँ से। ये सारी चीज़ें आप खाने के एक कार्टून में, कागज़ के कार्टून के अंदर सारे सामान खाने के एक कार्टून में रख के एक बैग में रख लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। वो सेफ्टी है उसके अंदर रखने के अंदर कि सामान ना टूटेगा ना बिखरेगा, सारा सामान उसमें रखें। चाकू वगैरह शार्प चीज़ें और लिक्विड आपकी सारी कार्गो वाले बैग में जाएगी, और पावर बैंक और ये इसके अंदर जाएंगे। आप सामान पे करें। दूसरे में आप अपने कपड़े रख लें पहनने के लिए। आपको एक एप्रन आपको मस्ट है, डॉक्टर नर्सेज डॉक्टर को सबको एप्रन पहनना मस्ट है ड्यूटी पे। सऊदी गवर्नमेंट का रूल भी है। सऊदी गवर्नमेंट के अधिकारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वहाँ चेक करने भी आते हैं टाइमली। तो आप एप्रन रख लें, डॉक्टर और नर्सेज। डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप ले लें, साथ में 2 जोड़ी आप चप्पल भी लें साथ के अंदर पहनने के लिए, क्योंकि बार बार आप शूज पहनेंगे तो दिक्कत आएगी। हरम जाएंगे तो आप चप्पल में ही जाएं, और चप्पल इसके अंदर रख लें। ये बैग बताया था, अपने पीछे इसको हैंग कर लें। तो 2 जोड़ी चप्पल आप लेके जाएं। 3 महीने में एक चप्पल की जोड़ी अगर खो जाती है तो आप दूसरी यूज कर लें। मोस्टली वहाँ चप्पल बहुत 15 रियाल 20 रियाल में मिलती है, तो इंडियन करेंसी में 400-500 रुपये की होगी। तो बेहतर है कि यहाँ से 40-50 रुपये इंडिया में आपको चप्पल मिल जाती है। हल्की वाली चप्पल ले लें, 2 जोड़ी चप्पल भी ले लें आप यहाँ से। और कंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हलक होने के बाद, हलक बोलते हैं जब आप उम्रा करेंगे तो आपके सारे बाल उतर जाएंगे। कंपलसरी नहीं है उतारना, आप थोड़े से बाल भी कटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर आप अगर हलक करें तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो आप गंजे हो जाएंगे। सिर्फ तेल सिर में लगाने का ले लें, कंघे की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह वहाँ पे। और ये सामान आप पे कर लें, एक में कपड़े ले लें। और अब आप जब जद्दा पहुँच जाए, अभी यहाँ से जब आपको नदीम साहब पासपोर्ट और वीज़ा अवेलेबल कराएंगे, आपको कहेंगे इमीडिएट 4 घंटे पहले पता चलेगा कि मेरी फ़्लाइट 4:30 बजे है, रात को 8 बजे है, दिन में 11 बजे है, तो आपको इमीडिएट अपनी होटल से डिपार्चर होकर एयरपोर्ट पे आपको पहुंचना है। एयरपोर्ट पे पहुंच गया। अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है यहाँ से मक्का, मतलब दिल्ली से जद्दा की अगर डायरेक्ट फ़्लाइट है
तो आप 4.5 घंटे में दिल्ली से जद्दा पहुंच जाएंगे। 4.5 घंटे लगेंगे आपको यहाँ से, मेरे हिसाब से 4,500 किलोमीटर है। 4,500 किलोमीटर है यहाँ से दिल्ली से जद्दा 4,500 किलोमीटर है। और जो फ्लाइट जाती है वो एक 1000 पर किलोमीटर आवर्स के हिसाब से वो जाती है फ़्लाइट। और आप जब आपको पता लग जाएगी मेरी फ़्लाइट डायरेक्ट है, मुझे दिल्ली से जद्दा जाना था, आप एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे ही आप एहराम पहन लें। एहराम अपने पिट्ठू वाले बैग में रखें और अपने जो कपड़े आपने वियर कर रखे हैं जो वो एयरपोर्ट पे चेंज कर लें। वहाँ मस्जिद है और 2 रकात नमाज़ पढ़ लें एहराम पहनने के बाद। और उसके बाद तलबिया पढ़ना शुरू कर दें और अपने जो कपड़े हैं वो सब उतार के आपको अपने पिट्ठू वाले बैग में रख लेने हैं। इसके बाद आप फ्लाइट में बैठ जाएंगे। फ़्लाइट इंशाल्लाह आपको 4.5 घंटे में वहाँ मक्का छोड़ देगी। और कुछ फ़्लाइट्स ऐसे, कुछ लोगों का टिकट हो सकता है हैदराबाद होके वाया हैदराबाद, वाया मुंबई हो, वाया कोची होके हो। तो आपको पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको एहराम नहीं पहनना है। अगर वाया मुंबई होके आपकी फ़्लाइट, तो आप मुंबई जाके एहराम पहने। वहाँ पे 2-3 घंटे का ब्रेक मिलेगा आपको, आपको वक्त मिलेगा। 2-3 घंटे बाद आपकी फ़्लाइट होगी जद्दा वाली वहाँ से। तो अगर वो फ़्लाइट अगर वाया हैदराबाद जाएगी तो मुंबई से आपको पहले मुंबई भेजा जाएगा, मुंबई से हैदराबाद जाएगी, फिर कोची जाएगी, उसके बाद आप जद्दा पहुँचेंगे। तो उसमें 8-10 घंटे की जर्नी है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप जब मुंबई पहुँच जाएँ तो मुंबई पहुँचने के बाद आप वहाँ मस्जिद में जाएँ वज़ू करके और एहराम पहने। एहराम पहनने के बाद आप अपने कपड़े सारे इसमें रखें जो फ़्लाइट बैठी है और इंशाल्लाह तलबिया पढ़ते हुए आप यहाँ से जद्दा पहुँच जाएँ। जब जद्दा आप एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो पहुँचने के बाद आपको जब चेकआउट होंगे एयरपोर्ट के अंदर बाहर, तो हमारे कौंसलर जनरल IHPO के आपको अधिकारी वहाँ पे एयरपोर्ट में मिलेंगे। सभी को 1000 रुपये रियाल एडवांस में वहाँ पे सैलरी दी जाएगी। और अपना लगेज आप उठाइए और लगेज लेके हमारी इंडियन हज मिशन की बसेस बाहर खड़ी मिलेगी आपको। और जिस बस में आपको जगह मिले आप अपना सामान रखिए और उसके अंदर बैठ जाइए, ठीक है। और आप ऐसा ना सोचें कि मतलब डेपुटेशन की पूरी फ़्लाइट भारत सरकार यहाँ से भेजेगी, ऐसा नहीं है। 10 आदमियों का कौन सी फ़्लाइट में नंबर आएगा। जनरल पैसेंजर भी इंडिया से जद्दा जाते हैं, जो लोग काम करते हैं, जो सर्विस करते हैं, तो उन्हीं के बीच में आपका टिकट भी कंफर्म होएगा। उसमें 10 लोग भी जा सकते हैं, 20, जितनी सीट खाली रहती है उस हिसाब से टिकट कंफर्म होता है। 10 सीट है, 15 सीट खाली है तो 15 लोग जाएंगे, 20 जाएंगे, आपके साथ HA वगैरह भी जाएंगे। तो टोटल 300 लोग आप हैं, मतलब 300 लोग वो हैं, 600-700 आदमी जो हैं सारे एक साथ जाएंगे। जिनका टिकट कंफर्म होता जाएगा, जहाँ फ़्लाइट मिलती जाएगी उस हिसाब से आपको जद्दा भेजा जाएगा। आप जद्दा से जब आप उतर जाएंगे, बस में बैठ जाएंगे, उसके बाद आप 90 किलोमीटर है जद्दा से मक्का मुनव्वरा। तो आपको पहुंचने में 1.5 या 2 घंटे लगेंगे वहाँ पे। और आपकी रिहायशी पहले से बुक होगी। यहाँ से आपको बेड शीट नहीं ले जानी है, पिलो नहीं ले जाना है, बेड नहीं ले जाना है, सब आपको वहाँ पे वेल इक्विप्ड सामान मिलेगा। आप जाके होटल में उतरें, अपना सामान रखें और तुरंत होटल से सीधे आप उम्रा करने के लिए मक्का मुनव्वरा, सीधे अल्लाह जहाँ काबा शरीफ है वहाँ पहुँच जाएं, बैतुल्ला के अंदर। और आप वहाँ पे जाके तवाफ़ करें। तवाफ़ करने के बाद सही करें, सही के बाद जमजम पिएँ और उसके बाद बाहर आके हलक कराएँ। हलक का मीनिंग है कि आपके सारे बाल उतारने हैं आपको, और आप अगर नहीं भी उतारो, थोड़े से भी उतारो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा पूरा अगर आप हलक कराते हैं, पूरी गंजी कराते हैं, आप नॉर्थ इंडिया में गंजी बोलते हैं, तो ज़्यादा सवाब का काम है। उसके बाद आप खाना खाएँ, खाने पिएँ, अपने होटल आएँ, नहाएं धोएं, एहराम को वॉश करके सुखा दें और अपना आराम करें। आराम करने के बाद आप सुबह जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी, कंसर्न ऑफिसर जो IHPO में हैं, वो कंसर्न ऑफिसर आपको मैसेज देंगे कि आपको ऑफिस में 11 बजे रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट करने जब आप करने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे फॉर्म वगैरह फिलअप कराए जाएंगे। एक फॉर्म तो आप ऑनलाइन फॉर्म यहीं भर देंगे, जो लिंक अभी अतर साहब ने वहाँ से मक्का से भेजा है। तो आपका पासपोर्ट ऑफिशियल आ जाए तो तुरंत आप उस लिंक पे जाके अपनी डिटेल सारी भर दें, क्योंकि उसमें ऑफिशियल पासपोर्ट नंबर मांग रहा है। फिर आपको सबको अटेंडेंस के लिए आपको सबको इंडियन हज मिशन के ऑफिस में बुलाया जाएगा सुबह 11 बजे, डे आफ्टर टुमारो। उसके बाद और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी ली जाएगी, आपसे सारे पेपर तैयार किए जाएंगे। आपके कैडर वाइज आपको आपसे सारी चीज़ें लेके कैडर वाइज आपका डॉक्टर्स पैरामेडिक का अलग अलग कैडर बना के रजिस्टर में आपकी अटेंडेंस ली जाएगी उसके अंदर, ठीक है। जैसा भी फिर वहाँ जो पहुँचने के बाद जो है कंसर्न ऑफिसर आपको ग्रुप के अंदर बताते रहेंगे कि किसकी ड्यूटी कहाँ लगी है, किसकी ड्यूटी मदीना में लगी है, किसकी ड्यूटी मक्का में लगी है।
अब वहाँ जाने के बाद आप जैसे आपकी ड्यूटी लग गई, सपोज आपकी मक्का लगी है, कुछ लोगों की मदीना, पहले मदीना में लोगों को भेजा जाएगा। मदीना में 21 तारीख को हाजी आ जाएंगे, तो आपको जिन जिन का सिलेक्शन होगा वहाँ से डिसाइड होगा कितने डॉक्टर पैरामेडिक्स मक्का जाएंगे। मक्का में तीन या 4 डिस्पेंसरी होती है और एक 10 बेड हॉस्पिटल होता है। उस हिसाब से स्टाफ आपको वहाँ भेज दिया जाएगा। और 21 तारीख को पहली फ़्लाइट जो है, सारे हाजी इंशाल्लाह मदीना पहुँचेंगे और मदीना पहुँचने के बाद 10 दिन रहेंगे, उसके बाद वो मक्का आएंगे। तब तक मक्का की डिस्पेंसरी सेट हो जाएगी, यहाँ भी रोस्टर बना दिया जाएगा, यहाँ भी लोगों को पोस्टिंग दे दी जाएंगी कि आपके 40 बेड हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगी है, आपकी 10 बेड में लगी, आपकी 30 बेड में लगी, आपकी 1 नंबर डिस्पेंसरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 इस तरह की डिस्पेंसरी है। वो रोस्टर डालते हैं। अब जब आप डिस्पेंसरी में जाएं, आप डिस्पेंसरी आप अपने हाथों से सजाएं, वहाँ पे कहाँ आपको अपनी ड्रेसिंग वाला सामान, ड्रेसिंग ट्रॉली कहाँ पे रखनी है, थर्मामीटर चेक करें, जो कोई चीज़ की कमी लगे आप उसका इंडेंट बनाएं। और अपने डॉक्टर्स, एक डिस्पेंसरी के अंदर मोस्टली 5 डॉक्टर की पोस्टिंग की जाती है, 2 नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, 2 फार्मासिस्ट होते हैं। अब ये जरूरी नहीं मेल ही हो, मेल फीमेल कंबाइंड सबकी ड्यूटी लगती है। तो 4 2 6 2 8 मेंबर एक डिस्पेंसरी के अंदर होते हैं और एक डॉक्टर, उन्हीं में से 5 डॉक्टर में से एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर होता है जो उस डिस्पेंसरी का इंचार्ज बनेगा, जो आपको ड्यूटी के बारे में बताएगा। वो इंडेंट साइन करेंगे और कोई अगर कंप्लेन होती है, कोई सामान आपको अगर लग रहा है कि डिस्पेंसरी नेसेसरी है इस तरह का सामान, तो आप उस सामान की लिस्ट बना के अपने एसएमओ को देंगे, वो कंसर्न ऑफिसर को फॉरवर्ड करेंगे, तो आपके पास सामान आ जाएगा। और मेडिसिन जो आप बताएंगे वो मेडिसिन आ जाएगा, वो इंडेंट आ जाएगा। और मदीना के अंदर थोड़ा सा रश कम होता है, हाजी कंटिन्यू वहाँ से रनिंग करते रहते हैं। 10 दिन हाजी रहेंगे, फिर मक्का शिफ्ट हो जाएंगे, फिर दूसरी फ्लाइट आएगी, 10 दिन रहेंगे, मक्का शिफ्ट हो जाएंगे। तो वहाँ इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है उस हिसाब से। और आप अपनी ड्यूटी पे एप्रन पहन के ड्यूटी करेंगे। आपको पठानी सूट में, कुर्ता पजामा में ड्यूटी अलाउ नहीं है। आपको पैंट शर्ट में वेल इक्विप्ड ड्रेस पहननी है। कलरफुल ड्रेस पहन सकते हैं आप, जरूरी नहीं आप यूनिफॉर्म पहने, मगर एप्रन आपको मस्ट पहनना है। और आपकी ड्यूटी जो होती है वो 12 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 से 8 मॉर्निंग होती है, रात को 8 बजे से 8 बजे नाइट होती है। एवरी वीक रोस्टर चेंज होता है। जो लोग नाइट में होते हैं वो मॉर्निंग में आ जाते हैं और जो मॉर्निंग में होते हैं वो नाइट शिफ्ट में चले जाते हैं। बिना ऑफ के आपकी कंटिन्यू 2.5-3 महीने आपकी ड्यूटी रहेगी। अब सभी जब हज का टाइम आएगा तो सारे मदीना वाले जो भी स्टाफ है वो भी मक्का शिफ्ट हो जाएंगे। उनको भी वेरियस डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में उनको भी पोस्टिंग दे दी जाएगी। जब 1,75,000 हाजी इंडिया के पूरे मक्का में होंगे हज के बिफोर 10 डेज हज, 20-25 दिन वर्कलोड थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो आप पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से और खिदमत की दिल में खिदमत का ख्याल रखते हुए आप लोगों की खिदमत करें। ना हाजी से किसी से झगड़ना है, ना आपको बैड रिव्यूज़ करना है, ना आपको लाउडली बोलना है। पोलाइटली सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है। हाजी बड़े अग्रेसिव होते हैं और हो जाते हैं मेडिसिन नहीं मिलने से, रश ज़्यादा होने की वजह से। तो थोड़ा सा पोलाइटली सभी को हैंडल करना है। और वहाँ जो ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं, हमने देखा 2 साल के अंदर, एक तो सर्दी जुकाम, कोल्ड कफ वाले पेशेंट, सर्दी जुकाम वाले पेशेंट ज़्यादा आते हैं कि इंडिया से जो हाजी जाते हैं वो ठंडा पानी पीते हैं, एसी में रहते हैं, उनको आदत नहीं है इन चीज़ों की। तो एक तो कोल्ड कफ और खांसी वाले पेशेंट ज़्यादा आएंगे। और एक पैरों के अंदर एड़ियाँ फट जाती है। वहाँ पे जब नंगे पाँव तवाफ़ करते हैं तो वो एड़ियाँ फटने वाले पेशेंट ज़्यादा आते हैं। और एक ईचिंग, पूरे बदन में ईचिंग हो जाती है, जगह जगह खुजली हो जाती है गर्मी की वजह से, तो स्वेटिंग जो आती है उसकी वजह से। तो बस 3-4 तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, मोस्टली वही पेशेंट आते हैं। और जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जो 70 ईयर के ऊपर हैं, या बीपी पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट हैं, उनकी लिस्ट डिस्पेंसरी में पहले से, हाजी के आने से पहले ही डिस्पेंसरी में लिस्ट आ जाती है। तो उनको हम ट्रेस कर लेते हैं कि ये हाजी हैं जो डायबिटिक हैं, ये कार्डियक पेशेंट है या न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है। तो हम एक बार जहाँ उनकी रिहायशी होती है, जिस होटल में वो ठहरे हुए हैं, हम एक बार जाके विजिट करते हैं। डॉक्टर और नर्स जाके विजिट करता है, उनसे पूछता है कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, कोई मेडिसिन की ज़रूरत तो नहीं है। मोस्टली ज़्यादातर हाजी जो है अपनी दवाई जो भी खाने की है जो चल रही है वो इंडिया से ले जाते हैं। अगर फिर भी अगर उनको नहीं होती है तो आपको अवेलेबल करानी है, आप नोट करके लाइए, उनका बीपी शुगर चेक करिए। और एक परफॉर्म आता है, उस परफॉर्म में उनका नाम, उनका पासपोर्ट नंबर, उनका कवर नंबर, उनका एज और उनकी आपने देखा, वो थोड़ा सा स्टेटस उसके अंदर फॉर्म में भरना होता है। और कंसर्न ऑफिसर जो है सीजी, उनको वो व्हाट्सअप करना होता है।
तो इस तरह हम हाई रिस्क पेशेंट को भी मैनेज करते हैं। उनको कह के आते हैं, हमारा नंबर भी दे के आते हैं कि हाँ साहब आपको कोई दिक्कत आए तो आप यहाँ पे कॉल करने, ये डिस्पेंसरी के इंचार्ज हैं, हम इमीडिएट टीम आएगी। और अगर कोई सीरियस पेशेंट आ जाता है तो एम्बुलेंस, हमारी जो भारत सरकार की जो एम्बुलेंस है वहाँ पे हमें 14 एम्बुलेंस वहाँ पे मिली हुई है जो हॉस्पिटल डिस्पेंसरी से कनेक्ट होती है। तो हम कॉल करेंगे कंसर्न ऑफिसर को, जो एम्बुलेंस इंचार्ज होगा, डॉक्टर होता है, वो इमीडिएट एम्बुलेंस आएगी पेशेंट को लेके और 40 बेड हॉस्पिटल जाएगी। अगर उसकी कंडीशन है 40 बेड में अगर ट्रीट नहीं हुआ तो वो सऊदी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट करते हैं। अब जब पूरे हाजी मक्का में आ जाएंगे तो मक्का के अंदर जो डिस्पेंसरी बनती है वो 17-18 हज़ार हाजियों पे एक डिस्पेंसरी बनती है। और कम से कम ये मानिए आप 1700-1800 की ओपीडी पीक टाइम में 1700-1800 हाजी आते हैं दिखाने के लिए। ओपीडी 1718 पेशेंट की आपको ओपीडी होती है। उस वक्त थोड़ा रश ज़्यादा होता है तो थोड़ा मैनेज करना है बस। और दवाई आपको बराबर मिलती रहेंगी, इंडियन में कोई कमी नहीं आएगी किसी भी तरह की। और बस ये है कि आप डिसिप्लिन बना के काम करें, खिदमत खल्क समझ के काम करें। अगर हज का मौका मिलता है तो हज करें, मगर हमारी सबसे प्रायोरिटी पहली ड्यूटी है कि हमारी नीयत यहाँ से ये है कि हम वहाँ पे ड्यूटी पे गए हैं तो हमें अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ करनी है, पूरी शिद्दत के साथ ड्यूटी करनी है, अपनी पूरी टाइमिंग से ड्यूटी करनी है। ये नहीं है कि आप 8-12 घंटे की ड्यूटी में 4 घंटे मंग मार गए, आपके एसएमओ आपको ढूंढ रहे हैं, आपके मेडिकल ऑफिसर आपको ढूंढ रहे हैं, आपकी फिर कंप्लेन हो रही है, कंप्लेन पे आपकी ड्यूटी चेंज हो गई है, आपको मेमो भी मिल जाएगा। थोड़ा सा ये इस तरह की वहाँ जो मेमो मिलेगा और आपकी सर्विस बुक में लगेगा वो अच्छा नहीं है, वो इफ़ेक्ट करेगा आपकी सर्विस में इंडिया के अंदर। तो आप इस तरह की चीज़ों से बचें। और अगर आप जब भी बाहर जाएं, आपको बताया इस तरह के देश के अंदर पासपोर्ट वीज़ा अपने साथ में रखें। हरम जाएं, कहीं जाएं, बाजार में सिम खरीदने जाएं, खाना खाने जाएं, घूमने जाएं, ड्यूटी ऑफ होने के बाद तो अपने गले में, आपके कमर में, आप गले में ये पहना हुआ आपका सामान, आपका वीज़ा, पासपोर्ट इसमें होना चाहिए। और इंशाल्लाह फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह की कोई अगर आपको फेस दिक्कत आती है किसी तरह की, तो कंसर्न ऑफिसर वहाँ पे होते हैं, उनके नंबर्स होते हैं, सीजी के नंबर्स होते हैं, जो वहाँ मेडिकल इंचार्ज हैं उनका नंबर होता है, कोऑर्डिनेटर का नंबर होता है, तो वो लोग सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं। और इंशाल्लाह इन्हीं दुआओं के साथ आप पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा। हज का मौका इंशाल्लाह ऊपर वाली जो टीम बैठी हुई है, बड़े ऑफिसर लोग हैं, वो दे देते हैं हज करने का नए लोगों को मौका, पुराने लोगों को मौका वो देते हैं। और जब आप यहाँ से मीना शिफ्ट हो जाएंगे जब, तो वहाँ अलग अलग मकतब के अंदर हमारे हाजी ठहरते हैं, तो उन मकतबों में हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की ड्यूटी भी लगती है। और एक हम इंडियन हज मिशन का एक ऑफिस होता है, वहाँ पे हम एक डिस्पेंसरी भी इस्टेब्लिश करते हैं। और जितने भी कोई बीमारी होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ उस डिस्पेंसरी के अंदर सभी की रोटेशनल ड्यूटी लगती है डॉक्टर्स पैरामेडिक्स की, तो वो वहाँ पे भी ट्रीट करते हैं। हम एहराम पहने होते हैं, वो फिर भी ट्रीटमेंट चलता रहता है। हम मीना जाएंगे, हम मुजदलिफा जाएंगे, हम अराफात में जाएंगे, अराफात में भी हमारा इंडियन हज मिशन की डिस्पेंसरी होगी, वहाँ भी आप ही हमारे में से सबकी किसी न किसी की ड्यूटी लगेगी, तो वहाँ भी हम बराबर ट्रीट करते रहेंगे हाजियों को। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिस्पेंसरी जहाँ जहाँ हाजी जाएंगे डिस्पेंसरी साथ साथ चलेगी और इंशाल्लाह हज मुकम्मल हो जाएगा सभी का। अल्लाह ताला आपका भी हज कबूल फरमाए, हाजियों को भी कबूल फरमाए। बस आप पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ काम कीजिए। और जो वहाँ पे अच्छा, लास्ट एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ईमानदारी से और बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, लगन से जो काम करता है, तो कॉन्सुलेट जनरल और मेडिकल इंचार्ज उसका नाम रिकमेंड करते हैं एफिशिएंसी वर्क सर्टिफिकेट के लिए। तो वो सर्टिफिकेट बाद में डिसाइड करते हैं कि कितने लोगों ने अच्छा काम किया है, आपका वर्क कंडक्ट कैसा था। उस आधार पे मेडिकल ऑफिसर आपका नाम रिकमेंड करता है कि इस डिस्पेंसरी में हमारे डॉक्टर पैरामेडिक्स ने अच्छा काम किया है, तो वो बाद में सर्टिफिकेट आपको बाई पोस्ट आपके घर आएगा। तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ का ध्यान रखें और अच्छे से काम करें। और वहाँ का जो सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है। आप कोशिश करें कि वो सर्टिफिकेट सभी को मिले। और मेरी बस आपसे इल्तिजा है, अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखें।